Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत साहित्यकार और संगीतकार के बारे में। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और साथ में हम देखेंगे इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी तरफ से ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होने वाला है। और मध्य प्रदेश के साहित्यकार की अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो साहित्य है उसकी सृजन की जो परंपरा है प्राचीन काल से ही रही है। और जो वर्तमान है, वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान समय में अब तक जो है अनवरत रूप से जो प्राचीन काल की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा संस्कृत हुआ करती थी। संस्कृत भाषा के महान जो साहित्यकार थे कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट और भर्तृहरि जो मध्य प्रदेश के ही निवासी थे। मध्यकालीन जो साहित्यकार है उसमें भूषण है, कवि पद्माकर है, भट्ट है, आचार्य केशवदास है। इन साहित्यकारों का प्रमुख रोल यहाँ पर देखने को मिला। साहित्यिक विकास की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है उसमें साहित्य और जो साहित्यकारों को है तीन कालक्रम में बांटा गया है, यानी कि तीन प्रकार से यहाँ देख सकते हैं हम। जैसे कि प्राचीन काल के साहित्यकार और उनकी कुछ रचनाएं के बारे में देखेंगे। साथ में हम जो है मध्यकालीन साहित्यकार उनकी रचनाओं के बारे में देखेंगे। आधुनिक कालीन साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन काल की। तो प्राचीन काल में हमको अलग अलग प्रकार से देखें तो मुख्य रूप से हमको जो है देखिए यहाँ पे महाकवि कालिदास देखने को मिलते हैं, भर्तृहरि देखने को मिलते हैं, बाणभट्ट, भवभूति, ये सभी देखने को मिलते हैं प्राचीन काल में। ठीक है, तो इनसे संबंधित हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकवि कालिदास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक महाकवि कालिदास थे, जो कि देख सकते हैं मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के संस्कृत साहित्य के सिरमौर नाटककार एवं कवि के रूप में ये प्रसिद्ध है। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे कालिदास ने जो है भारत की जो पौराणिक कथाएं है और दर्शन को आधार बनाकर यहाँ पर रचनाएं की है। कालिदास अपनी अलंकार युक्त जो सुंदर, सरल और मधुर भाषा के लिए काफ़ी विशेष रूप से जाने जाते हैं। ऋतु वर्णन का जो है अद्वितीय यहाँ पे योगदान है और उनकी उपमाएं जो है काफ़ी बेमिसाल मानी जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो इनकी रचनाओं में हमको तीन नाटक देखने को मिलते हैं। तीन नाटक कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। दो आपको देखने को मिलते हैं महाकाव्य, रघुवंशम है और कुमार संभव है। और दो देखने को मिलते हैं खंडकाव्य। खंडकाव्य मतलब जो मेघदूतम है और ऋतुसंहार। तो ये टोटल 7 रचनाएं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भर्तृहरि के बारे में। तो भर्तृहरि भी जो है प्राचीन काल के मुख्य कवि यहाँ पे माने जाते हैं। और ये जो राजा विक्रमादित्य थे उनकी उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई तथा उज्जैन के शासक थे। भर्तृहरि की साधना स्थली उत्तर प्रदेश का जो चुनार नामक स्थान है वो देखने को मिलती है। राजस्थान के सरिस्का अलवर क्षेत्र में इनकी जो समाधि स्थली देखने को मिलती है। भर्तृहरि संस्कृत भाषा के या संस्कृत के महाकवि थे, महान कवि माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इनके जो है सत कतरह है, जैसे कि एक प्रकार से अगर देखें तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। इनके जो शतक शतक नाम से जो रचना है वो हमको देखने को मिलती है भर्तृहरि की। तो ये आप विशेष रूप से याद रख सकते हैं। तो ये तीनों याद रखिए, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। अन्य जो ग्रंथ है जैसे कि मीमांसा सूत्र वृत्ति, वेदांत सूत्र वृत्ति, वाक्य प्रदीप वृत्ति, भाग वृत्ति, शब्द ऋतु, शब्द धातु समीक्षा, ये सभी इनकी जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा नेक्स्ट जो देखते हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी के संस्कृत जो है गद्य लेखक और कवि थे। यह कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के राज दरबारी हुआ करते थे बाणभट्ट। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो रचनाओं में जो है हर्षचरितम तथा कादम्बरी इनकी कुछ प्रमुख रचना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर देखें तो मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य पर आधारित दुर्गा स्रोत जो चंडी शतक है तथा एक नाटक है पार्वती परिणय, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। फिर बात करते हैं भवभूति की। तो भवभूति जो है संस्कृत के महान जो कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। उनके नाटक कालिदास के नाटक के समतुल्य माने जाते हैं, यानी कि कालिदास जो थे उनके समान ही इनके नाटक माने जाते हैं। भवभूति ने अपने संबंध में जो है महावीर चरितम की प्रस्तावना में लिखा है कि वे विदर्भ देश के पद्मपुर नामक स्थान के निवासी जो भट्ट गोपाल थे, भट्ट गोपाल के पुत्र थे। और भवभूति जो थे कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि रहे हैं तथा उन्हें जो है भारतीय मिल्टन भी कहा जाता है भवभूति को। इनकी कुछ रचनाएं की अगर बात करें तो मालती माधव है, महावीर चरितम है, उत्तर रामचरित, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं।
अब बात करते हैं मध्यकालीन कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो इसके अंतर्गत हम देखें, सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 1555 में ओरछा यानी कि वर्तमान निवाड़ी जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, पहले ये टीकमगढ़ के अंतर्गत आता था, अभी वर्तमान निवाड़ी अलग जिला बन गया 52 नंबर का। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है 1555 में इनका जन्म हुआ था ओरछा के अंतर्गत, मृत्यु हुई 1617 के अंतर्गत। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो थे केशवदास हिंदी के प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे, जिनका समय अगर देखें तो भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता है, पर जो अपनी रचनाएं हैं उसमें पूर्णतः शास्त्रीय और रीतिबद्ध देखने को मिलती हैं। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में हमको रसिक प्रिया देखने को मिलती है, कवि प्रिया, नखसिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतबावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं कवि भूषण की। तो ये कवि भूषण की अगर बात करें तो 1613 में इनका जन्म हुआ था और 1715 में इनकी मृत्यु हो गई। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात तथा उपनाम जो है जटाशंकर था। भूषण जो है इनकी उपाधि थी, मतलब भूषण इनका ओरिजिनल नाम नहीं था, इनकी उपाधि हुआ करती थी, जो इनकी कविता से प्रभावित होकर चित्रकूट के नरेश रुद्र सोलंकी के द्वारा इनकी जो है उपाधि दी गई थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि अगर बात करें भूषण की तो शिवराज, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा, ये सभी जो है इनके नाम से ही यहाँ पे आप रचनाओं को पहचान सकते हैं। फिर बात करते हैं कवि पद्माकर भट्ट। तो इनका जन्म जो है 1753 को हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश शासन जब चल रहा था 1753 को इनका जन्म हुआ। 1833 को जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई कानपुर के अंतर्गत। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म जो है बांदा यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हुआ था, जबकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इनका जन्म सागर यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मानते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि पद्मभरण, अलीजा प्रकाश, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, जय सिंह, बिरुदावली, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। उसके बाद आधुनिक काल के कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाओं को भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1889 में इनका जन्म हुआ था, 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद जिले के बावई ग्राम में। 1968 को इनकी मृत्यु हो गई। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी का विशेष योगदान देखने को मिलता है। वह एक लेखक थे, निबंधकार थे, कवि थे, नाटककार और पत्रकार के रूप में भी जाने जाते थे। ये जो थे 16 साल की उम्र में ही शिक्षक बन गए थे। 1912 में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया, संचालन एवं संपादन का कार्य किया। इसके अलावा अगर देखें तो कर्मवीर जो आपने स्वतंत्रता के अंतर्गत यानी कि इतिहास के अंतर्गत देखेंगे आधुनिक भारत में, तो ये कर्मवीर नामक जो समाचार पत्र है इसका भी संपादन इनके द्वारा किया गया। ये एक भारतीय आत्मा के नाम से पहचाने जाते थे। प्रमुख काव्य की अगर बात करें तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचरण, एक भारतीय आत्मा,
जो है और मरण ज्वार इनकी कुछ प्रमुख काव्य है। निबंध संग्रह के अंतर्गत देखें तो साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव, ये सभी इनकी जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनके जो है तरंगिणी नाम के लिए, मतलब तरंगिणी नाम की एक रचना 1955 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया। 1963 में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को। फिर बात करते हैं मुल्ला रमजी। तो मुल्ला रमजी जो है इनका जन्म हुआ था 21 मई 1896 को। 21 मई 1896 को भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंतर्गत, और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। भोपाल निवासी मुल्ला रमजी उर्दू भाषा के साहित्यकार थे जिन्होंने उर्दू भाषा की अलग शैली ईजाद की और जो कि गुलाबी उर्दू के नाम से जानी जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं मुल्ला रमजी की। तो ये हम देखें तो देखिए इंतिखाब है, गुलाबी उर्दू, ये जो सभी उर्दू में देखने को मिलती इनकी जो है रचनाएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की अगर बात करें तो इनका जन्म 1897 में हुआ था, यानी कि 8 दिसंबर 1897 में शाजापुर जिले, जो कि अगर देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। मृत्यु हुई है 1960 में। बालकृष्ण शर्मा नवीन हिंदी के कवि थे, वह परंपरा और समकालीनता के कवि थे। उनकी कविता में स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि स्वर के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना, गांधी दर्शन और संवेदनाओं की जो झलकी है वो हमको देखने को मिलती थी। नवीन जो है यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है द्विवेदी युग के कवि है और इनकी कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर जो है प्रमुख रूप से झलकता है। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में हमको एक महाकाव्य देखने को मिलता है जिसका नाम है उर्मिला, और एक खंडकाव्य देखने को मिलता है जिसका नाम है प्राणार्पण। कविता संग्रह की अगर बात करें तो कुमकुम है, विनोबा स्तवन है, रश्मि रेखा है, अपलक है, क्वासी विप्लव गान है, अनल गान है, हम विषय पाई जन्म के, ये सभी कुछ इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब एक मुख्य जो है कवयित्री देखने को मिलती है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी अगर बात करें तो इनका जन्म 1904 में हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। मृत्यु हुई है 12 फरवरी 1948 के तहत। खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ और यह हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह यहाँ पर प्रकाशित हुए, जिनमें अगर देखें तो कुछ कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा, झांसी की रानी, ये मुख्य रूप से झांसी की रानी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ये सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा कहानी संग्रह की अगर बात करें तो बिखरे मोती, जन्मादिनी, सीधे सीधे साधे चित्र, ये कुछ इनके कहानी संग्रह हैं। बाल कविता के अंतर्गत भी देखने को मिलता है सभा के खेल, विवेचात्मक, गल्प विहार। मुकुल जो काव्य संग्रह है उसके लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम 1906 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। मृत्यु हुई है उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश में 1967 में। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी के साहित्यकार, पत्रकार, संपादक, समीक्षक और अंत में जो है प्रशासक भी के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें छायावादी कविता के शीर्ष के रूप में शीर्षक आलोचक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनके कुछ रचनाएं की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए रामचरितमानस का इन्होंने संपादन किया, ठीक है, और इनकी पहली रचना जयशंकर प्रसाद थी। अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो 20वीं जो है आधुनिक साहित्य 20वीं शताब्दी जो राष्ट्रभाषा है उसकी कुछ समस्या देखने को मिलती है। राष्ट्रीय साहित्य व अन्य निबंध, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक जो साहित्य है, सृजन और समीक्षा, ये सभी अन्य रचनाओं के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है इनका जन्म हुआ था 1913 के अंतर्गत होशंगाबाद में। 1985 में इनकी मृत्यु हुई और गांधीवादी विचारक के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, दूसरा सप्ताह, ये सभी कुछ इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की अगर बात करें तो यहाँ जो इनका जन्म हुआ था 1915 के तहत, 1915 उत्तर प्रदेश के तहत इनका जन्म हुआ था और 2002 में इनकी मृत्यु हुई। शिवमंगल सिंह सुमन को सन 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके कुछ काव्य संग्रह है जो हम देख सकते हैं, हिलोल है, जीवन के गान है, प्रलय सृजन है, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, ये सभी कुछ इनकी रचनाएं हैं। गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो महादेवी की काव्य साधना, गीत काव्य, उद्यम और विकास। नाटक की अगर बात करें तो प्रकृति पुरुष कालिदास, ये जो है इनका नाटक है। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध की अगर बात करें तो इनके संबंध में देखें तो ये 1917 में इनका जन्म हुआ था। 1917 में इनका जन्म हुआ शिवपुर जिले मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है।
इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये जो है कविता संग्रह था, और चांद चांद का मुंह टेढ़ा भी कविता संग्रह था। काठ का सपना ये कहानी संग्रह था। एक साहित्यिक की डायरी ये निबंध संग्रह। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद पंडित हरिशंकर परसाई, तो ये एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर बात करें तो 1922 में इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 1995 में इनकी मृत्यु हुई। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत जो परिधि है उससे उभर कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। रचनाओं में देख सकते हैं इनका एक उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। इसके अलावा कहानी संग्रह इनका देखने को मिलता है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके पैर, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव और दो नाक वाले, ये जो है कहानी संग्रह है। व्यंग संग्रह की अगर बात करें तो वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। इसके अलावा निबंध संग्रह में भूत के पांव पीछे, ठीक है, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, ये कुछ इनके निबंध संग्रह है। शरद जोशी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए इनका जन्म हुआ था 1931 में उज्जैन मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मृत्यु हुई 1991 में। शरद जोशी की रचनाएं में जो है समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण मिलता है। इनकी रचनाओं में हम देखें तो परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवाल इल्लिया, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। और व्यंग नाटक में देखें तो अंधों का हाथी, एक था गधा, ठीक है। उपन्यास में मैं और केवल मैं, इनका कुछ उपन्यास देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट जो है लास्ट यहाँ देखें इसके अंतर्गत तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो ये जो इनकी बात हम देखें तो 1924 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 2018 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे और ये हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन और वीर अर्जुन आदि जो राष्ट्रीय भावना है उससे ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। मेरी 51 कविता इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह था। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जैसे मृत्यु अथवा हत्या, ठीक है, संसद में 3 दशक, अमर आग, अमर बलिदान, सेकुलरवाद, विचार बिंदु, राजनीति की रपटीली राह, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य साहित्यकार की अगर बात करें तो यहाँ हमको देखने को मिलता है जैसे हिंदी के जो विकास है उसकी धारा में आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश के अनेक साहित्यकारों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, जिनमें हम देखें तो जगन्नाथ प्रसाद, भानु, विनायक राव, सैयद अमीर अली, राय देवी प्रसाद, पूर्ण, सुखराम चौबेकर, गुणकर, ये लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, कामता प्रसाद गुरु, रामेश्वर गुरु, द्वारका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद मिश्र है, बाल मुकुंद त्रिपाठी है, ये सभी प्रमुख रूप से देखे जाते हैं। हिंदी की सृजन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले में जो है रामेश्वर शुक्ल, अंचल, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, गोविंद सेठ, गोविंदास जो सेठ है यानी कि सेठ गोविंदास है, उषा देवी मित्रा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, प्रभाकर माचवेई, गिरिजा शंकर माथुर, श्री कृष्ण सरल, हरिशंकर प्रेमी। इसके अलावा देखें जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद, वीरेंद्र मिश्र, राम कुमार चतुर्वेदी, चंचल, इसके अलावा राम कुमार भ्रमर, ये कुछ प्रमुख रूप से हमको उल्लेखनीय नाम यहाँ देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार। इसके अलावा लोक साहित्यकार में हमको देखिए संत सिंगा जी देखने को मिलते हैं। घाघ, संत सिंगा जी की अगर बात करें तो ये निमाड़ अंचल के कवि थे, ठीक है। इनका जन्म 1576 बड़वानी स्टेट में हुआ था। घाघ की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के लोक कवि थे और 1753 में इनका जन्म हुआ था कन्नौज के आसपास, ये आपको याद रखना है बेसिक तौर पर। उसके अलावा जगनिक की अगर बात करें तो ये देखिए बुंदेली कवि माने जाते हैं जगनिक, और इन्होंने आल्हाखंड यानी परमाल रासो जैसे अद्वितीय जो महाकाव्य बुंदेली इसमें रचा है। इसके अलावा ईसूरी की अगर बात करें तो 1898 में इनका जो है झांसी जिले में जन्म हुआ था। बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाने में काफ़ी प्रमुख योगदान है। मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकारों की अगर बात करें तानसेन का नाम प्रमुख रूप से आता है, जिनका जन्म हुआ था 1506 के आसपास, ग्वालियर के निकट हुआ था। 1589 में इनकी मृत्यु हो गई। तानसेन का मूल नाम आपको पता होगा रामतनु पांडे था। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता माने जाते हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक थे ये, इनके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद हम देखिए पंडित शंकर राव की अगर बात करें तो 1863 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर, मृत्यु हुई 1917 में। संगीताचार्य पंडित राव के जो पुत्र थे शंकर राव, पैतृक विरासत के कारण बाल्यावस्था से ही गायन में रुचि रखते थे। इसके अलावा उस्ताद अलाउद्दीन खां की अगर बात करें सरोद वादक थे। 1862 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कुछ लेखों के अनुसार ऐसा कन्फर्म नहीं है। मृत्यु हुई है 1972 में मैहर सतना के अंतर्गत, ठीक है। कृष्णराव पंडित की अगर बात करें तो कृष्णराव पंडित हम देख सकते हैं ये जो है
हाँ, यहाँ देखिए 1893 में इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के अंतर्गत। 1983 में इनकी मृत्यु हुई। और पिता पंडित शंकर राव टप्पा व ख्याल शैली में ये पारंगत थे। इन्हें संगीत विरासत में प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जो है एक दो पर्सन और है। देखिए राजा भैया पूंछ वाले देखने को मिलते हैं। तो ये 1882 में इनका जन्म हुआ ग्वालियर के अंतर्गत। 1956 में इनकी मृत्यु हुई और प्रसिद्ध संगीतकार थे ग्वालियर घराने के। हाफिज़ अली की अगर बात करें, खां की सरोद वादक थे। 1888 में इनका जो है जन्म हुआ। 1972 में इनकी मृत्यु हुई और इनको भी संगीत जो है विरासत में मिला था। ठीक है। राजा चक्रधर सिंह की अगर बात करें तो राजा चक्रधर सिंह जो 1905 में इनका जन्म हुआ था। 1905 में जन्म हुआ। राजगढ़ जो रायगढ़ रियासत है छत्तीसगढ़, जो कि पहले वर्तमान में मतलब पहले जो था मध्य प्रदेश के अंतर्गत था, परंतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वो चला गया। 7 अक्टूबर 1947 को इनकी जो है मृत्यु हो गई। और यहाँ देखिए संगीत इनको भी विरासत में मिला था। फिर बात करते हैं उस्ताद आमिर खां की। तो ये देखिए 1912 में इनकी जो है इनका जन्म हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। 1974 में इनकी मृत्यु हुई। और ये जो थे आमिर खां, मतलब इनका जन्म खानदान में ऐसे खानदान में हुआ था जहाँ कई पीढ़ियों से निरंतर संगीत की साधना से चले हैं। मतलब ये भी एक प्रकार से विरासत में इनको संगीत मिला था। तो काफ़ी ये देखने को मिलता है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ देखिए कुमार गंधर्व की अगर बात करें तो कुमार गंधर्व का जो जन्म है 1924 में हुआ था और 1992 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म इनका जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था जो है शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकाली, इनका जो है वास्तविक नाम था। इसके अलावा देखें तो अमजद अली खां। तो अमजद अली खां जो है ग्वालियर में इनका जन्म हुआ 1945 में। ग्वालियर में संगीत के सोनिया बंगस घराने की जो छठी पीढ़ी है उसमें जन्म लेने वाले ये प्रमुख व्यक्ति थे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हमने जाने संगीतकार और साहित्यकार के बारे में बेसिक तौर पर ओवरव्यू। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इनसे संबंधित बनने वाले कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें यहाँ तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्नलिखित कवियों व उनके नाम और जो उपलब्धि है उसमें असंगत युग्म को छांटना है। तो देखिए जो है यहाँ देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो ये सुपीरियर यहाँ इसका जो है सही है, ये भी है ना। भवभूति भारती मिल्टन कहा जाता है। उसके अलावा देखिए भरथरी कठिन काव्य का प्रेत, ये गलत है। ठीक है। बाणभट्ट जो है साहित्य के वनांचल का केसरी। तो जो 3 है वो तो सही है। यहाँ सा नंबर का जो गलत है, क्योंकि यहाँ देख सकते देखिए सा नंबर में हम देखें तो केशव दास थे, जो कठिन काव्य का प्रेत था वो केशव दास का था। भरतरी तो यहाँ पे जो है इसका आंसर गलत होगा, यानी सा नंबर का यहाँ गलत माना जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन को यहाँ छांटना है। तो देखिए भूषण जो है वीर रस के कवि थे, बिल्कुल सही है। ठीक है। रसिक प्रिया पद्माकर की रचना थी, ये गलत है। ठीक है। उर्मिला के रचनाकार बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, बिल्कुल सही है। घाघ कहावतों के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी सही है। तो ये बा नंबर का यहाँ गलत है। अब देखते हैं क्यों गलत है। देखिए रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास जी थे, ना कि पद्माकर थे। तो भूषण जो थे वीर रस के कवि, बिल्कुल सही है। जो बाकी ऑप्शन है वो सही है। अब यहाँ देखिए जो बी नंबर का है वो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत वही है। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ये कालिदास, महाकवि कालिदास को यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ठीक है। कालिदास के किस ग्रंथ में शिव पार्वती विवाह का जो है कथा का वर्णन किया गया है? तो ये कुमार संभव नाम के जो कथा है इसमें ग्रंथ में क्या किया गया है? शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश तथा समाधि स्थली राजस्थान रही है? तो ये जो है भरथरी, भरथरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। उसके बाद केशव दास ने रसिक प्रिया किसकी प्रेरणा से लिखी? तो ये जो है राम प्रवीण की प्रेरणा से इन्होंने रसिक प्रिया की रचना की, केशव दास ने। कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में रहे? तो ये जो है देखिए यहाँ पे प्रताप सिंह के दरबार में भी रहे, जगत सिंह के दरबार में भी रहे, दौलत राव सिंधिया के दरबार में, यानी कि सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो छत्रसाल दशक जो है कवि भूषण की रचना यहाँ पे देखने को मिलती है। जटाशंकर किसका उपनाम था? भूषण का जो नाम था वो जटाशंकर था, उपनाम। ठीक है। निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी है? तो भवभूति की रचना हम देखें तो महावीर चरित है, मालती माधव है और उत्तर रामचरित। तो ये देखिए यहाँ पे जो है सभी यानी उपरोक्त सभी इनकी जो है रचना मानी जाती है। मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जो है केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद यहाँ देखें तो मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की जो है पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, इन्होंने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये बाबई, होशंगाबाद के अंतर्गत जो बाबई ग्राम था वहाँ पे इनका जन्म हुआ था।
बिखरे मोती किसकी रचना है, किसकी कृति है, तो यहाँ देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिखरे मोती उन्हीं की कृति मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्माता परिषद का सदस्य रहा है, तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन ये जो है संविधान निर्माता परिषद के सदस्य के रूप में रहे हैं। मध्य प्रदेश के साहित्यकार या कवि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर में हुआ था, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1917 में हुआ था, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए असत्य पूछ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के तिकरिया ग्राम में जन्मे थे, बिल्कुल सही। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ था, ये भी सही है। तो अब देख लेते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है ग्वालियर राज्य के शाजापुर जो है मतलब भायाना नामक जो ग्राम है उसमें 1898 में इनका जन्म हुआ था, जबकि यहाँ 1917 में अगर देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से प्राप्त हुई, तो ये गीत फरोश नाम की जो रचना थी इससे भवानी प्रसाद मिश्र को काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, हरिशंकर परसाई को मुख्यतः किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, तो ये व्यंग के लिए जो है हरिशंकर परसाई को यहाँ पे जाना जाता है, और इनकी रचनाएं भी हमने देखे थे पीछे जब हमने अभी इनका ओवरव्यू देखे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के निम्न कवि या साहित्यकार में उनकी रचनाओं का जो युग्म है उसमें से गलत को यहाँ पे पहचानना है। तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, तो यहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध बिल्कुल सही है। प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये भी सही है। हंसते हैं रोते हैं शरद जोशी, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये शरद जोशी की हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई की रचना है, ना कि शरद जोशी की है। तो ये सा नंबर का हमारा जो है यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि गलत है वो समर्पण जो है माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए हाँ हरिशंकर परसाई की रचना है ये हंसते हैं रोते हैं, और मुख्य रचना वो उनके कवि की अगर बात करें देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध, ये आप देख सकते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, चंबल की छाती। बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो प्राणार्पण है, कुमकुम है, अपलक है, उर्मिला, रश्मि रेखा। शरद जोशी राह किनारे बैठ, किसी बहाने, परिक्रमा, तिलिस्म। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। शेक्सपियरिया जो पुरस्कार है वो मतलब किसको सम्मान दिया गया है शेक्सपियरिया पुरस्कार का, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया, और झांसी की रानी नामक जो प्रसिद्ध कविता है उसकी रचनाकार ये मानी जाती है। और शेक्सपियरिया जो पुरस्कार है इनको 2 बार सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। व्यंग्य विधा के साहित्यकार शरद जोशी मध्य प्रदेश में कहाँ जन्मे, तो ये जो है उज्जैन। ठीक है, महाकाल की नगरी उज्जैन में इनका जन्म हुआ शरद जोशी का। निम्न में से कौन बुंदेली का जो है लोक साहित्यकार है, तो हम देख सकते हैं ईसुरी जो है बुंदेली के लोक साहित्यकार माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के लोक कवि घाघ किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो ये जो थे किसके समकालीन थे, अकबर, जो मुगल काल के अंतर्गत अकबर थे उनके काल के माने जाते हैं। कौन जो घाघ है लोक कवि। किस लोक कवि को महान कवि पंडित भी माना जाता है, तो यहाँ देखिए घाघ को जो है महान कवि पंडित के रूप में यहाँ माना जाता है। ठीक है, संत सिंगा जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे, तो ये जो थे निमाड़ क्षेत्र के निवासी थे, जो कि हमने पहले देखे हैं। उसके अलावा संत सिंगा जी किसके समकालीन माने जाते हैं, तो ये जो है कवि जो है कबीर के समकालीन यहाँ पे माने जाते हैं। व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है, तो ये जो है कामता प्रसाद गुरु को यहाँ पे व्याकरण के मान्य रचयिता के रूप में माना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ये भिंड वाला जो एरिया है ना कि मध्य प्रदेश का टॉप वाला जो है चंबल संभाग के अंतर्गत अगर देखें तो ब्रज भाषा यहाँ पे बोली जाती है। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो ये है ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल जो फेलोशिप है वो यहाँ पे प्रदान की जाती है। गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप का क्षेत्र जो है वो अगर देखें तो ये जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके अलावा मैहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया था, तो ये जो अलाउद्दीन खान है इनके द्वारा मैहर बैंड का गठन किया गया था। किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था, तो रामतनु जो था तानसेन का था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक माने जाते थे। मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बेजू बावरा में संगीत दिया था, तो ये जो है आमिर जो अली खां है इन्होंने जो है यानी कि बेजू बावरा जो संगीत है बेजू बावरा में संगीत दिया था। जो संगीतकार है आमिर अली खां इनके द्वारा। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, तो ये जो है शिवपुत्र इनका वास्तविक नाम था। गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग माना जाता है, तो जो कुमार गंधर्व है इनका प्रसिद्ध राग माना जाता है गांधी राग। इसके अलावा निम्न में जो है इस संगीतकार की मृत्यु दीपक राग गाने से हुई, तो ये जो है तानसेन। ठीक है, तानसेन की मृत्यु हुई दीपक राग गाने से।
इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये आमिर खां को इंदौर घराने की जो शैली है उसका प्रवर्तक माना जाता है। मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्रसिद्ध संगीतक के कारण ये जो मैहर है काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। विष्णु चिंचलकर कौन थे? तो विष्णु चिंचलकर अगर बात करें तो चित्रकार थे। इसके अलावा ये जो है हमारे कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं संगीतकार साहित्यकार से रिलेटेड। जो ओवरव्यू है वो हमने देखे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा चर्चा परिचर्चा उत्तर लेखन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करने के लिए। कंप्लीट रूप से अगर देखें तो मध्य प्रदेश का जो है कंप्लीट यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ हो जाने के पश्चात हर एक जो विषय है यानी कि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, इन सभी की आपको सीरीज़ मिल जाएगी एक के बाद एक। उसके अलावा जो प्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट रूप से यहाँ देखने मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर का जो 9 नंबर का चैप्टर है वो भी आपको देखने मिलेगा, करंट अफेयर का चैप्टर वो भी देखने को मिलेगा। साथ में जो पर्यावरण और जो साइंस एंड टेक के जो कुछ टॉपिक्स है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए देखेंगे आपको। तो चलिए इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी व्यापम का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में। यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिविजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।